प्यारे साथियों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल और मेरा नाम है कुलदीप। मैं हूं आपका बायोलॉजी का मार्गदर्शक। साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बच्चों, जिसको हम कहते हैं एक लघु गुरु बीजाणु जनन। यह आपका पाठ 2 है, अध्याय 2 है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और हमने बच्चों इसका युग्मक जनन स्टार्ट कर दिया है। पिछली कक्षा में यानी शनिवार को मैंने आपको पढ़ाया था कि नर युग्मक कैसे बनते हैं, परागकण कैसे बनते हैं, इसके बारे में आपको समझाया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि गुरु बीजाणु यानी कि मादा युग्मक किस प्रकार से बनता है पुष्प में। तो बिना किसी देर के क्लास को स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा, एक विनती करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि हम आगे और आपको ऐसे अच्छी वीडियो लेकर आ सके। तो आइए साथियों बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे बच्चों कि गुरु बीजाणु जनन कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे कि आखिर गुरु बीजाणु जनन कैसे होता है। मेगा स्पोरोजेनेसिस। कि मेगा स्पोरोजेनेसिस किस प्रकार से होता है, गुरु बीजाणु जनन कैसे होता है। साथियों मैंने आपको पहले बताया है कि जो पौधा होता है, पौधे में पुष्प आते हैं, जो भी पुष्पी पौधे होते हैं, आवृतबीजी पौधे, उसमें पुंग केसर के अंदर बनता है नर युग्मक और स्त्री केसर के अंदर बनता है मादा युग्मक। तो स्त्री केसर के अंदर जो मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया होती है उसी को हम कहते हैं गुरु बीजाणु जनन। हमने पिछली क्लास में देख लिया था कि नर युग्मक कैसे बनते हैं। अब हम देखेंगे कि मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है। इसी मादा युग्मक को हम गुरु बीजाणु कहते हैं। तो ये कहां पे होगा बच्चों? ये होगा स्त्री केसर के अंदर। ये घटना होगी बच्चों स्त्री केसर के अंदर। और स्त्री केसर में भी एक विशेष स्थान है उसका, उसे हम कहते हैं अंडाशय। और अंडाशय के अंदर भी एक संरचना होती है जिसको हम कहते हैं बीजांड या फिर गुरु बीजाणुधानी। इसी के अंदर निर्माण होगा, इसी के अंदर निर्माण होगा किसका? निर्माण होगा साथियों किसका? गुरु बीजाणु का। आइए बच्चों देखते हैं क्या लिखा हुआ है, गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। साफ साफ लिखा हुआ है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। बीजांड काय की कोशिकाएं विकसित होकर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती हैं। इस कोशिका में गुणसूत्र द्विगुणित होते हैं। ये जितनी बातें लिखी हुई इसका मतलब क्या है, आइए साथियों देखते हैं। आइए देखते हैं, यह आप एक डायग्राम देख रहे हैं। ये डायग्राम किसका है साथियों? ये है बीजांड का, या इसी को हम कहते हैं गुरु बीजाणुधानी। इसी को हम कहते हैं साथियों गुरु बीजाणुधानी। इंग्लिश में नाम देंगे भैया इसको, इंग्लिश में कहेंगे ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम है साथियों। अब देखो बच्चों ये कहां पाया जाता है? ये पुष्प के स्त्री केसर के अंडाशय भाग में पाया जाता है। तो ये है बच्चों, ये है एक स्त्री केसर और स्त्री केसर का ये अंतिम अंडाशय भाग है। इसके अंदर ये संरचना पाई जाती है जो इसका डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। ये वो संरचना है जिसके अंदर निर्माण होगा किसका? जिसके अंदर निर्माण होगा मादा युग्मक का। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें पार्ट कौन से होते हैं? जिस पार्ट से जुड़ा होता है इसे कहते हैं बीजांड वृंत। अंडाशय से जुड़ा होता है बच्चों इसे कहते हैं बीजांड वृंत। ये जो गुरु बीजाणुधानी है जिस संरचना से जुड़ी है भैया, किससे? आपके अंडाशय से, इस पौधे के, इसे हम कहते हैं बीजांड वृंत। और बीजांड वृंत जुड़ा होता है अपरा से, अपरा से। उसके बाद इस बीजांड के चारों तरफ दोहरा आवरण पाया जाता है बच्चों जिसको हम कहते हैं अध्यावरण, जिसको हम नाम देते हैं बच्चों अध्यावरण। अध्यावरण जिसे हम कहते हैं बच्चों अध्यावरण। और साथ ही साथ ये जहां पे अध्यावरण नहीं पाया जाता है उसे हम कहते हैं बीजांड द्वार। इसे कहते हैं बच्चों बीजांड द्वार। बीजांड द्वार। और बीजांड द्वार के ठीक उल्टे वाले भाग को हम कहते हैं निभाग। अब सुनिए, यहां इसके मध्य में यहां पे पाया जाता है कोशिकाओं का समूह। यहां इसके मध्य में पाया जाता है बच्चों कोशिकाओं का समूह। यहां पे
ठीक, यहां पे क्या है बच्चों, यहां पे है कोशिकाओं का समूह, और इस कोशिकाओं के समूह को हम नाम देते हैं बीजांडकाय। इसी बीजांडकाय के बारे में देखो, बीजांडकाय कहते हैं बच्चों, इसी बीजांडकाय के बारे में देखो। तो ये जो बीजांडकाय होता है साथियों, ये है बीजांडकाय। साथियों ये है बीजांडकाय। बीजांडकाय क्या है, ये है कोशिकाओं का समूह, जिसको हम उत्तक कह सकते हैं। ये है साथियों कोशिकाओं का समूह। ठीक, कोशिकाओं का समूह है, ये ढेर सारी कोशिकाओं का समूह है, और इन सभी में गुणसूत्र द्विगुणित है, यानी कि जोड़े में है, 2n है इसमें। याद रखिए बच्चों, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि एक पुष्प के अंदर मादा युग्मक यानी गुरु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है। तो पुष्प का जो स्त्री केसर होता है, उसका अंडाशय के अंदर एक संरचना पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं बीजांड या गुरु बीजाणुधानी। इसी के अंदर मादा युग्मक बनेगा। कैसे बनेगा, तो एक गुरु बीजाणुधानी की संरचना कुछ ऐसी है, उसके मध्य में पाई जाती है कोशिकाओं का समूह, जिसे हम कहते हैं, क्या नाम देते हैं बच्चों, इसको कहते हैं बीजांडकाय। अब बीजांडकाय की एक कोशिका को निकालें, बीजांडकाय की एक कोशिका को बाहर निकाला, एक कोशिका को, कोशिकाओं का समूह है, 2n है, तो इसकी एक कोशिका जो होती है, इसको नाम देते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इसे नाम देते हैं बच्चों गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इंग्लिश में कहेंगे बेटा मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल, शॉर्ट में कहते हैं साथियों एमएमसी, एमएमसी कहते हैं बच्चों। तो ये याद रखिएगा कि जो मादा युग्मक है यानी गुरु बीजाणु जिस संरचना से बनता है, जिस संरचना से उसका निर्माण होता है साथियों, उसको हम कहते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इसी से बनेगा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। एक कोशिका नहीं, कोशिकाओं के समूह में है, जिसको हम कहते हैं बीजांडकाय। बीजांडकाय हवा में नहीं भैया, ये कहां पे है, बीजांड में। बीजांड कहां पे है, ये है स्त्री केसर के अंडाशय में। ये डायग्राम है, ये है उसका दिखा रहे हैं पूरा स्ट्रक्चर। ठीक, अब आइए साथियों देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से होगा, कैसे बनेगा। अभी मादा युग्मक बना नहीं, वही बात लिखी है, देखो वही बात लिखी है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका याद रखिएगा, गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। बीजांडकाय की कोशिका विकसित होकर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। इस कोशिका में गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित होती है, वही लिखा हुआ है। ठीक है, आओ आगे देखो, यहां पे जो बातें लिखी हैं इसको समझो। कि लिखा है, जो भी लिखा पहले देख लो एक बार, फिर बताता हूं। इन गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। ये गुरु बीजाणु में गुणसूत्र की संख्या गुणित होती है। 4 गुरु बीजाणु में से केवल एक गुरु बीजाणु ही कार्यशील होता है, बाकी 3 अपविकसित हो जाते हैं। एक कार्यशील गुरु बीजाणु विकसित होकर के मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है, और यह प्रक्रिया गुरु युग्मक जनन कहलाती है। आओ समझे बच्चों, जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ है। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहे लेते चलें। आइए देखो क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब समझो। ये है बच्चों एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ये डायग्राम भी देखो, एनसीईआरटी का डायग्राम बच्चों, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, बहुत ध्यान से देखना। आपने देखा एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका हमने ली, ठीक, एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ली, ये है उसका केंद्रक, ये है केंद्रक। अब इसे कहेंगे बच्चों गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ये है साथियों गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ये साथियों गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। तो ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, अब इसमें होगा साथियों अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। और एक बात बच्चों दिमाग में बैठा लो, एक बात अपने दिमाग में बैठा लो बच्चों, कि इस दुनिया में कहीं भी युग्मक जब बनना होगा, एक दो एक्सेप्शनल केस को छोड़ दो, तो वहां पे होगा सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन। तो होगा भैया अर्धसूत्री विभाजन, और क्या निर्माण होगा, वहां पे निर्माण होगा किसका, एक प्रकार के युग्मक का। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनेगा, वहां बनेगा आपका अर्धसूत्री विभाजन होगा, और उसके बाद गुरु बीजाणु बनेगा। और याद रखिएगा, जब भी कभी अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्र की संख्या अगुणित हो जाती है, आधी हो जाती है। तो भैया इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या होगा, 3 कोशिकाएं बनेंगी, 4 कोशिकाएं बनेंगी।
4 कोशिकाएं बनेंगी, 4 कोशिकाएं बनी और चारों में गुणसूत्र क्या हो गए साथियों, आधे हो गए, एन 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 एन। कहां बन रहे हैं बच्चों, ये सब बन रहा है उसी बीजांड के अंदर, ये सब बीजांड के अंदर बन रहा है बच्चों। तो क्या बन गया, ये बने बच्चों 4 गुरु बीजाणु बन गए, 4 गुरु बीजाणु बनके यानी कि मेगा स्पोर बनके तैयार हो गए। पर रुको भैया, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। अब क्या होगा साथियों, इस 4 में से 3 जो होंगे, इन 4 में से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाएंगे। 4 में से 3 गुरु बीजाणु क्या होंगे, ये नष्ट हो जाएंगे बच्चों। क्या हो जाएंगे, अपविकसित हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। इतना भोजन नहीं है, इतना पोषण नहीं है कि चारों विकसित हो सके। तो इसमें से 4 क्या होंगे, 4 में से 3 क्या होंगे, अपविकसित हो जाएंगे। 3 क्या हो जाएंगे, अपविकसित यानी कि डीजनरेट हो जाएंगे। तो इनमें से भैया क्या होगा, 4 में से 3 क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जब खत्म हो जाएंगे तो क्या बचेगा, तब बचेगा बच्चों 1। ये 1 क्या बचा, 1 क्रियाशील, यही 1 बचेगा, क्रियाशील गुरु बीजाणु। तो भैया 4 बनेंगे अर्थसूत्री विभाजन से, यही यहाँ पे कैच है, बहुत ध्यान सुनना। बीजांड के मध्य में क्या है, बीजांड का है, बीजांड का है कि एक कोशिका कहते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका करेगी अर्थसूत्री विभाजन, बनेंगे 4 गुरु बीजाणु। 4 में से 3 गायब, बचा क्या भैया, 1 गुरु बीजाणु बनता है। क्या बचता है भैया, 1 गुरु बीजाणु बचा। अब इस 1 गुरु बीजाणु की बात करते हैं, जो बचा हुआ वो क्या करेगा, सुनना। जो 1 गुरु बीजाणु बचा वो क्या करेगा, सुनना। सुनो, अब क्या होगा भैया, इनमें से 1 बचा, तो यहां पे क्या है साथियों, ये है 1 क्रियाशील गुरु बीजाणु। ठीक, ये उसका केंद्रक है। केंद्रक कैसा है बच्चों, गुणसूत्र इसके अंदर कैसे हैं, आगुणित है। ये एक आगुणित, 1 बचा है बच्चों, आगुणित गुरु बीजाणु है। ये 1 अगुणित गुरु बीजाणु है भैया, 1 बचा। अब सुनना भैया, ये इसका केंद्रक है, बहुत ध्यान सुनना। अब इसमें होगा समसूत्री विभाजन, इसमें होगा बच्चों समसूत्री विभाजन। क्या होगा साथियों, इसमें होगा समसूत्री विभाजन। और जब समसूत्री विभाजन होगा, ध्यान सुनना बच्चों, जब भी कभी समसूत्री विभाजन होता है तो जितने गुणसूत्र होते हैं उतने ही रहते हैं और 2 कोशिका बनती है। अब इसमें समसूत्री विभाजन तो होगा, लेकिन समसूत्री विभाजन, ध्यान से सुनना, अभी केवल केंद्रक बट रहा है, कोशिका नहीं बटेगी। अभी केवल केंद्रक बटेगा, कोशिका नहीं बटेगी। तो भैया क्या होगा पता है, इस कोशिका के 2 केंद्रक हो जाएंगे, इस कोशिका के 2 केंद्रक हो जाएंगे। एक केंद्रक एक ध्रुव पे चला जाएगा निभाग की तरफ, और एक चला जाएगा बीजांड द्वार की तरफ। तो अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो इसी कोशिका में जब, सॉरी अर्धसूत्री विभाजन बोल दिया, इसी कोशिका में यानी अगुणित गुरु बीजाणु में जो 1 बचा था उसमें होगा समसूत्री विभाजन और उसका केंद्रक हो जाएगा 2। अब उसके बाद क्या होगा, ये पहली बार हुआ। अब उसके बाद क्या होगा, ये दोबारा से करेगा अर्धसूत्री विभाजन। अब ये दोबारा से करेगा समसूत्री विभाजन। इसने किया फिर से समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। और जब इसने किया समसूत्री विभाजन दोबारा से, दूसरी बार इसने क्या किया, समसूत्री विभाजन किया, तो इसका भी क्या होगा, इसका भी केंद्र, भाई 2 से क्या हो जाएंगे, 2 और बन जाएंगे। तो 2 केंद्रक ऊपर बन गए, मतलब टोटल 4 और 2 इधर। ठीक, तो भैया पहले 1 केंद्रक था, 1 समसूत्री विभाजन हुआ तो 2 हो गया, दूसरा हुआ तो 4 हो गया। बच्चों याद रखना, यहां केंद्रक बट रहा है, अभी कोशिका नहीं, कोशिका एक ही है, बस केंद्रक बढ़ता चला जा रहा है। ठीक, और सब में गुणसूत्र आधे ही हैं, एन ही है। अब उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद क्या होगा, ये तीसरी बार करेगा समसूत्री विभाजन। अब इसने क्या किया, समसूत्री विभाजन तीसरी बार। तीसरी बार, थर्ड टाइम। जब तीसरी बार किया तो क्या हो भैया,
ये 4 से कितने हो जाएंगे, सब अपना एक एक बना लेंगे, मतलब ये भी एक बनाएगा, ये भी एक बनाएगा, ये भी एक बनाएगा, ये भी बनाएगा, टोटल 8 हो जाएंगे भैया। तो टोटल 8 केंद्रक हो गए। कितने हो गए, 8 केंद्रक। ठीक, तो भैया पहली समसूत्री विभाजन हुआ तो ये हो गया 2 केंद्र की, दूसरी बार समसूत्री विभाजन हुआ तो ये हो गया भैया 4 केंद्र की, और तीसरी बार हुआ तो ये हो गया साथियों 8 केंद्र की। क्या हो गया भैया, 8 केंद्र की होकर के तैयार हो गया। तो आपने क्या समझा भाई, फिर से देखो, जिसको कंफ्यूजन है फिर से देखो, बहुत ध्यान से देखना, पूरा खेल इसी में है। क्या देखा आपने, देखा आप पढ़ रहे हैं कि कैसे एक पुष्प के अंदर मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो एक पुष्प के स्त्री केसर के अंडाशय में एक संरचना पाई जाती है जिसको हम बीजांड कहते हैं। बीजांड में वह संरचना जिससे आपका ये पूरा अंडाशय जुड़ा रहता है बीजांड, उसे अपरा कहते हैं। अपरा से निकलता है भैया बीजांड वृंत। इस पूरे बीजांड के चारों तरफ दोहरा आवरण होता है जिसको हम अध्यावरण कहते हैं। एक जगह पे अध्यावरण नहीं होता उसको हम बीजांड द्वार कहते हैं। इसके उल्टे वाले भाग को हम निभाग कहते हैं। ठीक, इसको हम निभाग कहते हैं। इसके बीच में जो कोशिकाओं का समूह है उसे बीजांडकाय कहते हैं। ये है बीजांडकाय, और इसकी एक कोशिका को, भाई कोशिकाओं का समूह है, एक कोशिका कहेंगे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, अब उसी कोशिका को बाहर निकालते हैं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका को। ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका करेगी अर्धसूत्री विभाजन, बनेंगे 4। जब भी अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 कोशिकाएं बनती है, चारों के अंदर गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, अगुणित हो जाते हैं। तो ये हो गए भैया अगुणित। अब 4 में से 3 नष्ट हो जाएंगे क्योंकि इतना पोषक तत्व तो यहाँ पे अंदर नहीं है कि चारों विकसित हो सके। बचेगा एक क्रियाशील गुरु बीजाणु। ये जो एक क्रियाशील गुरु बीजाणु बचा हुआ है बच्चों, ये क्या करेगा, ये करेगा समसूत्री विभाजन, पर इसका केंद्रक बट रहा है, कोशिका नहीं बटेगी। क्या होगा भैया, केंद्रक बट रहा है, केवल केंद्रक का विभाजन हो रहा है, कोशिका का नहीं। अभी केवल केंद्रक बट रहा है, तो इसमें हुआ बच्चों केंद्रक का विभाजन। तो जब केंद्रक का विभाजन हुआ तो समसूत्री विभाजन हुआ 3 बार। पहली बार हुआ तो 2 केंद्रक बन गए, दूसरी बार हुआ तो 4 केंद्रक बन गए, तीसरी बार हुआ तो 8 केंद्रक बन गए, क्योंकि समसूत्री विभाजन में 2 के गुणे में बढ़ते हैं, 2 4 8 16 32 ऐसे। तो 2 4 और 8 हो गए, इसके बाद रुक गया। ठीक, तो एक गुरु बीजाणु है जिसके अंदर 8 केंद्रक बन के तैयार हो गए। ठीक, अब देखो अब क्या होगा, अब इसको पढ़ो क्या लिखा था, अब ध्यान से पढ़ना। इन गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, बताया आपको, जिससे 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, ये भी बताया आपको। ये गुरु बीजाणु में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है, ये भी बताया आपको। 4 गुरु बीजाणु में से केवल एक गुरु बीजाणु ही कार्यशील होता है और बाकी के 3 क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सब लिखा है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेते चलो। एक कार्यशील गुरु बीजाणु विकसित होकर के मादा युग्मकोद्भिद भ्रूण कोश का निर्माण करता है और यह प्रक्रिया गुरु युग्मक जनन कहलाती है। आप सुनो, इसके बारे में बताते हैं क्या होता है, अब इसके बारे में बताते हैं। ठीक, आइए अब इसके बारे में बताते हैं कि आखिर ये गुरु युग्मक जनन क्या है और ये भ्रूण कोश क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अभी जो आपने देखा, अभी जो आपने प्रक्रिया देखी, क्या देखा कि एक गुरु बीजाणु था जिसमें हुआ समसूत्री विभाजन पहली बार, यानी कि माइटोसिस। समसूत्री विभाजन को बच्चों इंग्लिश में माइटोसिस कहते हैं। पहली बार हुआ तो 2 केंद्रक हो गए, दूसरी बार हुआ तो 8 केंद्रक हो गए, 4 केंद्रक हो गए, दूसरी बार हुआ तो, तीसरी बार हुआ तो 8 केंद्रक हो गए, तीसरी बार हुआ तो कितने हो गए, 8 केंद्रक हो गए। ये जो घटना आपने देखी, ये जो प्रक्रिया देखी, ये जो प्रक्रिया यहां से यहां तक आपने देखी, मतलब गुरु बीजाणु के अंदर विभाजन जो आप देख रहे हैं, विभाजन हो रहा है, इसी घटना को आप क्या कहते हैं, गुरु युग्मक जनन कहते हैं। ठीक, गुरु युग्मक जनन कहते हैं, यही है गुरु युग्मक जनन और कुछ नहीं। जो पीछे पढ़ा है उसी का नाम है गुरु युग्मक जनन। अब बच्चों एक आपके सामने बन के तैयार है, रुक जाओ रुक जाओ, आओ इधर देखो। अब उसके बाद क्या होगा, आपने जो देखा ये बन के तैयार हो गया, क्या एक ऐसा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। एक कोशिका है जिसमें 8 केंद्रक है, 4 ऊपर 4 नीचे।
ध्यान सुनना। अब इसमें क्या होगा, जो अभी तक आपने बनाया हुआ है, अब इसमें क्या होगा, ये जो 4 केंद्रक हैं, इसका एक केंद्रक, इसका एक केंद्रक यहां बीच में आ जाएगा और इसका भी एक केंद्रक यहां से बीच में भाग आएगा। मतलब इस ध्रुव से एक केंद्रक बीच में आ जाएगा और इस ध्रुव से एक केंद्रक बीच में आ जाएगा। मतलब अब स्थिति कुछ ऐसे है, अब स्थिति कुछ ऐसे है, देखो अब स्थिति कुछ ऐसे है, अब स्थिति कुछ ऐसे है, 3 केंद्रक ऊपर, 3 केंद्रक नीचे और 2 केंद्रक बीच में आ गए, 2 केंद्रक बीच में आ गए। अब याद रखिए अभी तक केंद्रक ही हैं, अब इसमें कोशिका बनना शुरू होगी भैया, अब कोशिका बनना शुरू होगी, कोशिका भित्ति बनेगी। तो देखो कैसे बनेगी, तीन यहां से बना लेते हैं। तो अब भैया बनेंगी इसमें क्या, इसमें बनेंगी कोशिका भित्ति, 1 कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका, 1 कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका। और बीच में बच्चों 2 कोशिका नहीं बनेगी, एक ही कोशिका बनेगी बच्चों, एक ही कोशिका है ये, और इस एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक हैं। जी हाँ बच्चों, तो यहां क्या है भैया, यहां पे नीचे की ओर 3 कोशिका, वही गुरु बीजाणु ही है, जो 8 केंद्रक थे अब वो कुछ इस प्रकार से हो गए, पहले 4 ऊपर थे, 4 नीचे थे, 4 में से एक बीच में आया, 4 में से एक बीच में आया। अब ऊपर 3 केंद्रक पे कोशिका बन गई, नीचे 3 केंद्रक पर कोशिका बन गई और बीच में 2 केंद्रक पर एक कोशिका बन गई। तो यहां कोशिका कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7 केंद्रक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक संरचना बन गई बच्चों। इस संरचना के अंदर आप क्या देख रहे हो, इस संरचना के अंदर 7 कोशिका है और 8 केंद्रक है। तो ये जो संरचना बनी है बच्चों, ये जो संरचना बन के तैयार हुई है 7 कोशिका 8 केंद्रक वाली, इसको हम नाम देते हैं बच्चों भ्रूण कोश। इसे कहते हैं बच्चों भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक, इसे कहते हैं बच्चों एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। सेम डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में बना हुआ कुछ ऐसा, सेम डायग्राम ऐसे एनसीईआरटी में बना हुआ है, ठीक है, ऐसे बना हुआ है। अब देखना बच्चों, देखना अब इसमें क्या होगा, ये संरचना बनी कहां पे है, ये संरचना बन कहां रही है, इसके अंदर बन रही है, इसी के अंदर बन रही है, यही अंदर अंदर बन रही है। तो अगर आप देखोगे, ठीक ऐसे देखो, अब इसे देखो, ये संरचना बनी है, देखो 1 2 3 3 कोशिका यहाँ, 1 2 3 कोशिका यहाँ और 2 यहाँ बेटा सेंटर में बने हुए हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बन के देखा तैयार, इसको अभी लिखा नहीं था क्योंकि तब आपने देखा नहीं था, इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं भ्रूण कोश। भ्रूण कोश कैसे बना, अभी आपने देखा समसूत्री विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन के बाद बना। तो ये भ्रूण कोश बना हुआ है। तो इधर देखो 3 कोशिका किधर है, 3 कोशिका है बीजांड द्वार की तरफ और 3 कोशिका किधर है, निभाग की तरफ। तो आओ देखते हैं, ये चीज देखते हैं बच्चों, इस डायग्राम में देखते हैं, इस डायग्राम में देखते हैं बच्चों, इस डायग्राम में देखते हैं। 3 कोशिकाएं बच्चों किधर है, निभाग की तरफ, और 3 कोशिका किस तरफ है, बीजांड द्वार की तरफ। किधर है, बीजांड द्वार की तरफ, बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाएं और 1 कोशिका बीच में है। तो जो निभाग की तरफ 3 कोशिकाएं हैं, जो निभाग की तरफ 3 कोशिकाएं बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, ये जो 3 कोशिकाएं यहां देख रहे हो, ये जो 3 कोशिकाएं यहां देख रहे हो, इन्हें कहते हैं बच्चों प्रतिव्यासंत कोशिका। इन तीनों कोशिका कहते हैं प्रतिव्यासंत कोशिका, ठीक, प्रतिव्यासंत कोशिका कहते हैं। बीच की जो 2 कोशिकाएं हैं, एक कोशिका जिसमें 2 केंद्रक हैं, दोनों तरफ 2 डायग्राम देखो एनसीईआरटी में इसमें भी, इसे कहते हैं बच्चों ध्रुवी केंद्रक या मध्य कोशिका, केंद्रीय कोशिका, कुछ भी कह सकते हैं, ध्रुवी केंद्रक कहते हैं। अब मेन खेल यहां पे है, ये जो 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की तरफ है, इसमें भी और इसमें भी, इनमें से 2 साइड वाली में ऐसे निकला होता है स्ट्रक्चर, उंगली के समान, बीच वाली में नहीं, दोनों साइड वाली में। तो ये जो दोनों साइड वाली कोशिका है, ये कोशिका देखो इसमें उंगली जैसा निकला हुआ है, ये देखो इसमें भी डायग्राम है, एनसीईआरटी डायग्राम है, और ये कोशिका,
इन्हें कहते हैं बच्चों सहाय कोशिका। क्या कहते हैं बच्चों? सहाय कोशिका। मैं दोबारा बना दूंगा बच्चों, परेशान मत होना। सहाय कोशिका, सहाय कोशिका, ठीक, सहाय कोशिका कहते हैं। और जो बीच में कोशिका है, ये जो बीच में कोशिका छुपी हुई है बच्चों, ये है आपका मादा युग्मक। यही है बच्चों मादा युग्मक, जिसको बनाने के लिए इतनी देर से हम लोग परेशान थे। यही है मादा युग्मक, इसे कहते हैं अंड कोशिका। अंड कोशिका, इसे कहते हैं बच्चों अंड कोशिका। यह है बच्चों मादा युग्मक, ठीक, ये है मादा युग्मक। सबकी इंग्लिश बता रहा हूं बच्चों, भी रुक जाओ। अभी तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, इसके बाद में दिखा रहा हूं कि ये क्या कैसे है, उसके बाद बताता हूं, ठीक है। यहाँ जगह कम है इसलिए इंग्लिश नहीं लिख रहा हूं, बता रहा हूं। अब सुनना, तो आपने देखा निभाग की तरफ 3 कोशिकाएं बनी, इसे इस पूरे स्ट्रक्चर क्या कहा? भ्रूण कोश। निभाग की तरफ 3 कोशिकाएं बनी, बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाएं बची, एक कोशिका बनी सेंटर में। निभाग की तरफ 3 कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? इसे नाम देते हैं प्रतिव्यासंत कोशिका। और बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाओं को क्या कहते हैं? इसे हम नाम देते हैं बच्चों, 2 साइड वाली को सहायक कोशिका और बीच वाली कहते हैं अंड कोशिका। और वही क्या है बच्चों? मादा युग्मक है। ये जो उंगली की तरह स्ट्रक्चर निकला हुआ है, ये या फिर ये, इसे कहते हैं तंतुरूप समुच्चय। इसे कहते हैं बच्चों तंतुरूप समुच्चय। इसे कहते हैं साथियों तंतुरूप समुच्चय। तो ये बन गया तंतुरूप समुच्चय। तो एक भ्रूण कोश बन के तैयार हो गया। इसी भ्रूण कोश के अंदर क्या है? मादा युग्मक। तो भैया भ्रूण कोश क्या है? अगर ये मादा युग्मक है तो भ्रूण कोश क्या है? तो आइए बच्चों देखते हैं डायग्राम में। आइए देखते हैं बच्चों डायग्राम में। फिर से एक डायग्राम फिर से बनाता हूं, वही डायग्राम फिर से बना रहा हूं बच्चों, फिर से, ताकि मैं आपको इसको और बेटर तरीके से समझा सकूं। वहां पे ज्यादा हो गया। तो 3 कोशिकाएं निभाग की तरफ, 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की तरफ, एक कोशिका मध्य में, और जिसमें 2-2 केंद्रक इसमें है, इसमें 1-1 केंद्रक, और इन कोशिकाओं में उंगली के समान संरचना, ठीक। ये निभाग की तरफ का भाग है और ये बीजांड द्वार की तरफ, बीजांड द्वार की तरफ, ठीक है। इसमें 7 कोशिका, 8 केंद्रक है। अब इनको कहते हैं प्रतिव्यासंत कोशिका। प्रतिव्यासंत कोशिका या फिर एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल्स। ये है बच्चों ध्रुवी केंद्रक या सेंट्रल सेल। इन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल कहते हैं। सेंट्रल सेल्स या पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ये बीच वाली कोशिका है अंड कोशिका, यही मुख्य युग्मक है, यानी कि एग सेल। ये दोनों जो है साइड साइड के, ये वाले और ये वाले, ये कहलाते हैं बच्चों सहाय कोशिका, सिनर्जिड। सिनर्जिड। और ये जो उंगली के समान निकला है बच्चों, इसे कहते हैं तंतुरूप समुच्चय। समुच्चय, फिलीफॉर्म ऑपरेटस। फिलीफॉर्म ऑपरेटस कहते हैं, ठीक। इतने स्ट्रक्चर है। अब एक बात और जान लो कि यहां पे तीनों कोशिकाएं एक जैसी हैं, यहां पे एक कोशिका है, पर यहां पे 2 प्रकार की कोशिका है। कौन कौन सी? अंड कोशिका और सहायक कोशिका। इन दोनों को मिला के कहा जाता है अंड उपकरण। इन दोनों कोशिकाओं को मिलाकर के, मतलब तीनों स्ट्रक्चर कहते हैं अंड उपकरण। एग ऑपरेटस, एग ऑपरेटस, इन्हें एग ऑपरेटस कहा जाता है बच्चों, अंड कोशिका कहा जाता है। तो सवाल यह है कि इसमें से मादा युग्मक कौन है? याद रखना बच्चों, ये वाली कोशिका मादा युग्मक है, बाकी कोई भी मादा युग्मक नहीं है, अंड कोशिका है केवल। तो अगर ये युग्मक है तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है? ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है भैया? ये तो है आपका भ्रूण कोश, जो भी आपने देखा, जिसमें 7 कोशिका 8 केंद्रक है, ठीक। भ्रूण कोश लिखना था, कोश का भ्रूण कोश है बच्चों, जिसमें 7 कोशिका 8 केंद्रक है।
और ये क्या है बच्चों, ये है एक मादा युग्मकोद्भिद। भ्रूणकोश क्या है बच्चों, यह है एक मादा युग्मकोद्भिद। यह है साथियों एक मादा युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, मादा युग्मकोद्भिद क्या है भैया, युग्मकोद्भिद वह संरचना होती है जिसके अंदर युग्मक होता है। याद करो परागकण पढ़ाया था, परागकण के अंदर एक कोशिका थी, दो कोशिका थी सॉरी, एक कोशिका थी जनन कोशिका और एक कोशिका थी वर्धी कोशिका या कायिक कोशिका। जनन कोशिका उसमें क्या थी भैया, युग्मक थी, और वर्धी कोशिका सहायक कोशिका है। और पूरा परागकण वो युग्मक नहीं है, परागकण वह संरचना है जिसके अंदर युग्मक है। जैसे टिफिन खाना नहीं है, टिफिन वह संरचना है जिसके अंदर खाना है, मेन खाना है, मेन टिफिन नहीं है। वैसे भैया ये वो संरचना है भ्रूणकोश जिसके अंदर युग्मक होता है। जिस संरचना के अंदर युग्मक होता है उसको हम कहते हैं युग्मकोद्भिद। तो ये है मादा युग्मकोद्भिद, और ये कहाँ पे है, उसी बीजांड के अंदर है। तो इस प्रकार बच्चों हमने बना लिया क्या, मादा युग्मकोद्भिद बना लिया। आइए बच्चों इसको पढ़ाता हूं आपके सामने। क्या लिखा है, गुरु युग्मक जनन, क्रियात्मक गुरु बीजाणु का केंद्रक जो एक बचा था, सूत्री भाजन से दो केंद्रक का निर्माण होता है, दो बनता है, दोनों विपरीत ध्रुव पे चले जाते हैं, एक निभाग की तरफ एक बीजांड की तरफ बताया। इस दो केंद्र की भ्रूणकोश का निर्माण होता है। अब इस दो केंद्र की भ्रूणकोश में पुनः समसूत्री भाजन होता है और चार केंद्रक बनते हैं। अब इस चार केंद्र की वाले में पुनः होता है और 8 केंद्रक बनते हैं। ठीक है, ये जैसा बना हुआ है। अब भ्रूणकोश की संरचना देखो, इसमें 3 प्रकार का सिस्टम है। एक है अंड समुच्चय, एक ऑपरेटस। यह किधर होता है बच्चों, याद रखना, बीजांड द्वार की तरफ। देखो डायग्राम में देखो, बीजांड द्वार की तरफ क्या है, ये अंड उपकरण है, ये अंड उपकरण बीजांड द्वार की तरफ, याद रखना। आपको कहीं कि ये उल्टा दिखाई देगा, क्यों, आप अगर मान लो बीजांड द्वार ऊपर कर दोगे तो ये ऊपर दिखाएगा, तो घबराना मत। जिधर निभाग होगा उधर प्रतिव्यासन कोशिका होगी, तो अगर ये उल्टा बनाओगे तब भी काम चल जाएगा। मतलब इधर करो, बस इतना करना है कि निभाग तब नीचे हो जाएगा, बीजांड द्वार तब ऊपर हो जाएगा। ठीक, यह बीजांड द्वार की ओर स्थित 3 कोशिकाओं का समूह है, जिसमें बीच में अंड कोशिका होती है और दोनों ओर सहायक कोशिका होती है। अंड कोशिका होती है और दोनों ओर क्या होती है, सहायक कोशिका होती है। सहायक कोशिका में उंगलियों के समान संरचना होती है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, तंतुरूप समुच्चय कहते हैं, फिलीफॉर्म ऑपरेटस कहते हैं। केंद्रीय कोशिका, भ्रूणकोश के मध्य में एक कोशिका पाई जाती है जिसमें 2 केंद्रक होते हैं, सिंपल सी बात। प्रतिव्यासांत कोशिका, एंटीपोडल सेल्स या निभाग की ओर स्थित 3 कोशिकाएं होती हैं। तो बस हो गया, आपने देख लिया भैया भ्रूणकोश कैसे होता है, और साथ ही साथ बच्चों ये देख लिया कि इसकी संरचना कैसे होती है। ठीक, इसके बारे में देख लिया इसकी संरचना कैसे होती है। तो ये था भैया आज का। और अभी आपके लिए एक चीज और है, एक मैं आपको एक मिनट, एक मिनट रुकेंगे बच्चों, बस एक मिनट। ठीक, चलो अब मैं आपके लिए एक चीज करूंगा भैया, एक चीज आपको करना पड़ेगा, आपको मैं एक होमवर्क दूंगा और मैं देखता हूं कमेंट में कौन होमवर्क बताएगा। और जो होमवर्क बताएगा भैया, जो होमवर्क का आंसर देगा, अगली क्लास में मैं उसका कमेंट लेकर आऊंगा कि हाँ इस बच्चे ने जो है होमवर्क दिया है। लास्ट तक जो देखेगा उसे समझ में आएगा। तो भैया आज देखिए, आज आपका पहला होमवर्क क्या है भैया, पहला एक होमवर्क है, आपको ये काम करना है, कमेंट में, घर पे करके रख मत लेना, कमेंट में आंसर देना, और जिसका आंसर सही रहेगा अगली क्लास में उसका नाम, और जिस आईडी से नाम देना भैया ना, उसका नाम कुछ अच्छा सा लेना जो तुम्हारा असली नाम है, वरना ये मिस्टर बॉय, गेमिंग बॉय ऐसा लिखोगे तो मैं कैसे पता कर पाऊंगा, क्रेडिट कैसे लोगे। तो होमवर्क करके भैया कमेंट जो बताना, और कमेंट क्या है भैया, कमेंट में आप बताना है, आपको होमवर्क क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन ये है कि भ्रूणकोश कहाँ स्थित होता है, कहाँ होता है बताइए। एक क्वेश्चन का आंसर ये, किस संरचना में, पुष्प की किस संरचना में होता है भ्रूणकोश। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन है मादा युग्मकोद्भिद या युग्मक का निर्माण क्या कहलाता है। सिंपल क्वेश्चन, शुरुआत में बताया था।
इन 2 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कहाँ पे, कमेंट का आंसर दोगे। इन 2 क्वेश्चन का आंसर कमेंट देना, मैं अगली बार कमेंट जरूर नाम लूंगा कि कौन था भैया जिसने सही उत्तर दिया। ठीक है बच्चों, तो साथियों आज की क्लास इतनी ही। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जो कि हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो साथियों ऐसी क्लास देखने के लिए जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए बच्चों हमारे इस चैनल को, और लाइक करके कमेंट करके आंसर जरूर देना, और ये जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक से साथियों को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।